हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में भाई 8 यूनिट हैं, जिनमें से एक यूनिट का वन शॉट आपको दे दिया था। आज एक और यूनिट, छोटी सी प्यारी सी यूनिट है भाई, यूनिट नंबर 8 है ये भाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसके वन शॉट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और भैया इससे काफी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान यूनिट है भाई, और ऐसी केवल 8 यूनिट और जूलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो इस यूनिट में आपको पढ़ना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सीधी सी बात है, जेल का मतलब क्या है? आप बालों में लगाते हो, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड, उसे ही हम लोग जेल कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? जहां पे प्लस हो, जहां पे माइनस हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रो, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फोरेसिस यानी घटना, यानी ओवरऑल ये जो प्रोसेस है, ये जेल की सहायता से हम लोग, जैसे डीएनए है, मान लिया डीएनए का जो खंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम डीएनए को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, और मान लिया यहां डीएनए है और डीएनए के ऊपर माइनस है, तो हमेशा माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस वाले की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग काहे के लिए करते हैं? लैब में डीएनए है, प्रोटीन है, इन सब खंडों को अलग करने के लिए किया जाता है। कई बार डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है कि प्रोटीन को सेपरेट करने की या डीएनए को सेपरेट करने की टेक्निक बताओ, या 2 टेक्निक बताओ। तो इसमें टेक्निक्स आपसे पूछेगा भाई। तो ये जितनी भी हैं, नाम ही है चैप्टर का मॉलिक्यूलर टेक्निक, सारी टेक्निक्स ही हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को उनके साइज और चार्ज के आधार पर, यानी कितने बड़े हैं और उन पर चार्ज कितना है, इसके आधार पर सेपरेट करने के लिए हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल वही है मेरे भाई कि जो डीएनए होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज होता है भाई, ठीक। डीएनए के ऊपर माइनस होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो डीएनए हमेशा कहां जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसमें एगेरोस जेल एक छन्नी की तरह काम करेगा। छोटे डीएनए जो होंगे वो जल्दी जल्दी और ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे, और जो बड़े डीएनए होंगे वो भैया बड़े हैं, तो भैया जाहिर सी बात है, बड़े हैं तो वजन भी ज़्यादा होगा, तो धीरे धीरे जाएंगे और कम दूर तक जा पाएंगे भाई, ठीक है। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले वो जेल बनाएंगे छन्नी की तरह काम करने के लिए। क्यों कह रहे हैं भैया? जैसे छन्नी चीजों को अलग कर देती है, वैसे ही जेल के अंदर क्या, ये जेल है और जेल के अंदर क्या होंगे? डीएनए। छोटे डीएनए दूर तक जाएंगे, बड़े डीएनए जो है वो पीछे रह जाएंगे, तो अलग हो गए। छोटे डीएनए अलग हो गए, बड़े डीएनए अलग हो गए, छन गए, अलग हो गए। ये बात तो वही है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस जेल को ही प्रिपेयर करते हैं भाई, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में उठा के रख देते हैं, यानी जिसमें धारा हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें विद्युत प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, उसमें रख देते हैं और बफर को ऐड कर देते हैं। बफर का मतलब क्या होता है? जिसकी पीएच वैल्यू कांस्टेंट हो मेरे भाई, ठीक है। जो डीएनए का सैंपल होगा, जो डीएनए है को लोडिंग डाई के साथ में मिक्स कर देते हैं और जेल के वेल्स के अंदर लोड कर देते हैं। यानी ओवरऑल जो डीएनए के पार्टिकल्स हैं, जो डीएनए के भैया सैंपल्स हैं, उन सबको हम लोग काहे में डाल देते हैं? उस जेल के अंदर डाल देते हैं, लोड कर देते हैं, वही बात है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट ऑन करेंगे, जो डीएनए है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा, और आखिरी में जो डीएनए बैंड हमें मिलेंगे उन्हें हम यूवी लाइट या ब्लू लाइट में देख सकते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल सरल स्टेप में अगर हम बात करें तो एक जेल है, ठीक है, उस जेल को प्रिपेयर किया, ऐसे कंटेनर में रख दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, डीएनए के ऊपर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ वो जाने लगेगा और हमें डीएनए बैंड मिल जाएंगे जिन्हें हम यूवी लाइट या फिर ब्लू लाइट में देख सकते हैं भाई, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक टेक्निक है मेरे भाई। नॉर्मली बात करें तो लगभग 99% डीएनए सभी का सेम होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, जो 1%, 0.1% में जो फर्क होता है उसी की वजह से सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं, सबके रेटिना अलग है मेरे भाई। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग पता करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट में भाई, ठीक। कोई जीन से रिलेटेड बीमारी हो गई है उसकी पहचान कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस, कोई मर्डर चाकू को उछल के चला गया तो फिंगरप्रिंट से पता कर सकते हो। पैटर्निटी टेस्ट होता कि भैया तुम्हारा बाप है कि नहीं, ठीक। बच्चे तुम किसके हो, मम्मी बार बार कहती हमें नाले से उठा के तुम्हें लेके आए थे, तो भैया अगर मम्मी कहती नाले से उठा के लाए थे तो चेक करने का तरीका क्या है भैया? पैटर्निटी टेस्ट करा सकते हो। रिसर्च वर्क में भी इसका इस्तेमाल होता है। एडवांटेज की बात करें, ईजी है, सिंपल टेक्निक है, कम कॉस्ट है और डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने
करने में ये कायदे से काम में आती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है, प्रोसेस थोड़ा समय लेता है। यूवी लाइट डीएनए को जो है वो खराब भी कर सकता है, सिर्फ डीएनए को ही अलग करता है, उसकी सीक्वेंस नहीं बताता है कि डीएनए में जो बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, क्या सीक्वेंस है, कहां पर है, वो ये नहीं बताता भाई। ठीक, उसके लिए अगली टेक्निक है डीएनए सीक्वेंसिंग। सारी ही टेक्निक्स हैं इस यूनिट के अंदर भाई। ठीक है, तो हमने कहा पहले इसे ही करा देते हैं, खत्म करते हैं भाई, ताकि आपके ऊपर से प्रेशर हटे कि अभी 8 यूनिट है, 8 यूनिट है, कुछ नहीं भाई, 2 यूनिट हो गई। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से आप आराम से चीजों को कर पाओगे। लगभग 12-13% खेल खत्म हो गया। डीएनए सीक्वेंसिंग, तो अब जो ऊपर वाली भैया टेक्निक है वो सीक्वेंस तो बता नहीं रही है, तो ये सीक्वेंस बताएगी। डीएनए सीक्वेंसिंग एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं भैया, जो बेस होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, इनका ऑर्डर क्या है ये पता किया जाता है, जिससे हमें डीएनए की कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया पिताजी में जेनेटिक जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से है, बच्चे में जो पहुंचा है वो किस तरीके से है, तो पूरी जेनेटिक जानकारी हम लोग ले सकते हैं भाई। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो वही है, डीएनए के जो सीक्वेंस हैं उसे रीड करके क्या करते हैं मेरे भाई, जो डीएनए का सीक्वेंस है उसे हम लोग रीड करते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन का ऑर्डर क्या है। यानी ओवरऑल नाम ही है उसका डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, ये जो बेस हैं इनका ऑर्डर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इनका ऑर्डर क्या होता है, ये हम लोग पता लगाते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है। स्टेप का तरीका यही है, जो भी डीएनए है उसके सैंपल को अलग कर लेते हैं, फिर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। नाम ही है, अभी इसके बाद अगला स्टेप यही पढ़ाएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। भाई पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है भाई। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, डीएनए को सीक्वेंस करने वाली मशीन में डाल देंगे, ये जो मशीन है उसमें डाल देंगे। डालने के बाद मशीन क्या करेगा, ATGC सबका ऑर्डर पढ़ना स्टार्ट कर देगी। कंप्यूटर सीक्वेंस को एनालाइज करके हमें कंप्यूटर पर रिजल्ट दिख जाएगा कि इस डीएनए के अंदर बेसिस का सीक्वेंस क्या है भाई। ठीक, एप्लीकेशंस की बात करें तो जो जीन से बीमारियां होती, जेनेटिक बीमारियों में काम में आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम में आता है, फॉरेंसिक साइंस में काम आता है, और नई जीन की खोज करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है अभी आपको बताया, ये भी एक टेक्निक है जिससे किसी व्यक्ति के डीएनए का यूनिक पैटर्न हम लोग बना सकते हैं भाई। ठीक है, इसका उसे किसी इंसान की पहचान, इसका यूज किसी इंसान, उसे नहीं है ये यूज है, इसका यूज किसी इंसान की पहचान के लिए किया जाता है। हमने आपको लिखा हर इंसान का जो डीएनए होता है वो 99.9% सेम होता है, कोई व्यक्ति हो, लेकिन 0.1% डीएनए सभी का अलग होता है, और इस डिफरेंस की वजह से ही हर व्यक्ति का जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वो अलग हो जाता है। तो जब यही प्रिंसिपल है कि भैया लगभग डीएनए सबका सेम है, सबके जो पूर्वज थे वो लगभग सेम थे, सेम डीएनए के थे, लेकिन लगभग 0.1% थोड़ा थोड़ा सा जो फर्क है उसी की वजह से सबका फिंगरप्रिंट अलग आ रहा है, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, तो खून है, सलाइवा यानी लार है, बाल है, टिश्यू है, इनसे डीएनए को निकाल लेते हैं। डीएनए को पीसीआर क्या करेगा, पॉलीमरेज, अभी बताया, पॉली माने बहुत सारे, उसे एम्पलीफाई करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, उसे फिर हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लेंगे। जो बड़े डीएनए होते हैं वो अलग हो जाते हैं, छोटे अलग हो जाते हैं, अभी आपको बताया अलग कर लेते हैं। डीएनए का पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, बैंड पैटर्न, और इस पैटर्न को दूसरे सैंपल से कंपेयर कर लेते हैं कि भैया चेक करा, इनका पैटर्न ये है, इनका पैटर्न ये है, यानी ये दोनों अलग अलग पैटर्न है। मान लिया हमारा एक बाल है, उसका डीएनए भैया चेक कर लिया, पैटर्न बना लिया, फिर हम पढ़े मिले कहीं तो हमारा फिर से बाल चेक किया, मान लिया चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, मिला लिया, बोले ये पैटर्न सेम आ रहा है, यानी ये बाल इसी व्यक्ति का है, मतलब ये भैया मास्टर साहब है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें, एक्यूरेट है, रिलायबल है, इस पर भरोसा कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस में, पैटर्निटी टेस्ट में, जेनेटिक रिसर्च में, डिजास्टर विक्टिम यानी कहीं बाढ़ भूकंप आ गई, लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर पहचान करने में, मिसिंग पर्सन के आइडेंटिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अभी आपको बताया, यह भी एक टेक्निक है जिससे डीएनए के किसी स्पेसिफिक फॉल्ट की बहुत सारी कॉपीज हम लोग बना सकते हैं। इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। पीसीआर का काम है डीएनए की कॉपीज बनाना। सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए, एक डीएनए होगा। टेम्पलेट मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आप कोई चीज़ों को प्रयोग करोगे, जिसका भैया इस्तेमाल करके आप चीज़ों को बनाओगे, वो टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट डीएनए, जिस डीएनए की कॉपी बनानी है। ठीक, फिर प्राइमर्स क्या होंगे, ये डीएनए के विशेष रीजन को पहचान लेंगे कि भैया कहाँ से कॉपी बनना शुरू होगी।
फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये नया डीएनए बनाने का काम शुरू करेगा। जो डीएनटीपीएस होंगे वो नए डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएंगे। बफर क्या करेगा, रिएक्शन के लिए सूटेबल कंडीशंस मेंटेन करेगा और फाइनली हमें डीएनए की अगली कॉपी मिल जाएगी। 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा हाई टेम्परेचर पर। सबको पता है जो डीएनए होता है, डीएनए का चित्र ऐसे करके हम लोग बनाया करते हैं, उसमें 2 पिलर होते थे, डबल स्ट्रैंड होता था स्ट्रक्चर। तो भैया ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। जब अलग होंगे तो हाई टेम्परेचर पर डबल स्ट्रैंड डीएनए को 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट अलग अलग कर दिया जाता है। फिर क्या होगा, एनीलिंग होती है। एनीलिंग का मतलब टेम्परेचर को कम करते हैं, जिससे जो प्राइमर्स होते हैं वो डीएनए को पहचानेंगे, विशेष साइट को पहचानेंगे कि भैया कहां पर जो है हम लोग जाके जुड़ें, और इसका दूसरा वाला हिस्सा भैया दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो इन्हें भी डेवलप करके पूरा डीएनए बनाना है, इन्हें भी पूरा बनाना, तो ये पहचानेंगे, जाके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से अटैच हो जाएंगे। फिर एक्सटेंशन होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो प्राइमर से जुड़कर नया डीएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। यही स्टेप बार बार रिपीट होता रहेगा और इस तरीके से डीएनए की कॉपी बहुत तेजी से इंक्रीज होती रहेगी। मोटी मोटी बात करें, डीएनए है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 पिलर्स हैं, दोनों अलग अलग होंगे। प्राइमर जाएगा, जुड़ेगा, कायदे की जगह पर जुड़ेगा जहां पर मेरे भाई लग रहा होगा, उम्मीद होगी उसे कि यहां से डेवलप करा जा सकता है, और उसके बाद भैया दोनों जो दूसरा स्ट्रैंड अलग हुआ है वो जुड़ के कंप्लीट डीएनए बन जाएगा और अगली कॉपी तैयार हो जाएगी। यूजेस की बात करें तो ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फॉरेंसिक साइंस में, डीएनए सीक्वेंसिंग में, जेनेटिक डिजीज के डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है मेरे भाई। ठीक है, अगला RFLP क्या होता है, तो भैया रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ। ये देखो, लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई, कौन सा डीएनए कितना लंबा है, यानी तुलना करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है जिसमें डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके, यानी देखो इसीलिए तो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, जो काट देता है, रिएक्शन को रोक देता है। भैया पिताजी आपके कह रहे हैं 8 बजे के बाद घर के बाहर निकले तो टांगे तोड़ देंगे, तो ये रिस्ट्रिक्शन ही तो है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके बने हुए जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे उनकी लेंथ की तुलना करने में डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भैया जो कटा है वो डीएनए के जो टुकड़े हैं वो किस किस तरीके के हैं, कितनी लेंथ है, क्या है। क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए लेंगे, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट डालेंगे, काटने के बाद डीएनए फ्रेगमेंट को भाई अपनी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है उससे अलग करेंगे तो जो बड़े डीएनए होंगे पीछे रह जाएंगे टुकड़े, छोटे डीएनए होंगे आगे भाग जाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, और इस तरीके से बैंड पैटर्न हमें मिल जाएगा। डिफरेंट सैंपल्स के बैंड पैटर्न्स को तुलना करके कंपेयर कर लेंगे। यूजेस भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पैटर्निटी टेस्टिंग में, फॉरेंसिक साइंस में, जेनेटिक वेरिएशन में, सब में इस्तेमाल किया जाता है। एलिसा क्या होता है भाई, एलिसा एक परीक्षण होता है जिसका प्रयोग किया जाता है एड्स रोग का। भैया जो HIV वायरस होता है, एड्स समझते हो मेरे भाई, आपने नाम सुना होगा। भैया क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की पहचान, यानी HIV वायरस को पहचानने के लिए। पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ऐसे मतलब क्या होता है, कोई ग्रुप की बात करी जा रही है मेरे भाई, तो हमने लिखा यह भी एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसका यूज सैंपल में किसी स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि HIV वायरस को पहचानने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी सैंपल के अंदर कोई विशेष एंटीजन, एंटीबॉडी है, उसे पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, तो सैंपल को एलिसा प्लेट की वेल्स में घोल देंगे, डाल देंगे भाई, जो भी सैंपल है उसे उन प्लेट्स के अंदर, मतलब उसके अंदर डिप कर देंगे भाई। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी प्रोटीन होंगी या फिर जो भी एंटीजन होगा या जो भी एंटीबॉडी होगी वो एलिसा वाली जो बाइंड होगा, जो प्लेट होगी उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगी। जो अनवांटेड सब्सटेंस होंगे यानी जो काम के नहीं है उन्हें धुलकर अलग कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, फिर क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करी जाएगी, दोबारा से वॉशिंग करी जाएगी, सब्सटेंस को फिर से ऐड किया जाएगा, सब्सट्रेट को जिसके ऊपर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। एंजाइम सब्सट्रेट से रिएक्शन करेगा और कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर कलर आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा मेरे भाई कि भैया जिसे ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकाला जाएगा। यानी कोई भी परीक्षण आप कैसे करते हो, परीक्षण ऐसे ही तो होता है कि भैया इसमें यह मिलाने पर अगर गुलाबी रंग दे रहा है तो शिफ अभिकर्मक है, ठीक है, लाल रंग दे रहा है तो टॉलन अभिकर्मक है, यही तो होता है भाई। उसी तरीके से आप जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हो उसे आप एलिसा प्लेट के भैया जो बॉल्स होते हैं, उन बेल्स जो होते हैं उनमें डालेंगे। अब इन्हें बाइंड करा देंगे मेरे भाई। बाइंड कराने के बाद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर सब्सट्रेट को, जो एंजाइम हमें चाहिए वो एंजाइम ऐड करेंगे ताकि
हम लोग रिएक्शन करके पता लगा सकें कि ठीक है परीक्षण या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरीके से मेरे भाई वॉशिंग करके सब्सट्रेट ऐड करेंगे, एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट से रिएक्शन करेगा और कलर को प्रोड्यूस करेगा। अगर कलर आ जाता है तो इससे रिजल्ट को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। यूज की बात करें तो HIV जैसे इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग होती है, हार्मोन्स को पहचानने के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये भी एक टेक्निक है भाई, जिसका यूज स्पेसिफिक प्रोटीन को पहचानने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बहुत आसान है। सबसे पहले प्रोटीन लेते हैं, उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसके साइज के अकॉर्डिंग अलग कर लेते हैं। बड़े प्रोटीन पीछे रह जाएंगे, छोटे प्रोटीन आगे निकल जाएंगे। फिर प्रोटीन को मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देते हैं और स्पेसिफिक एंटीबॉडी की हेल्प से टारगेट प्रोटीन को डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी जिस प्रोटीन को हमें पहचानना होता है उसे विशेष एंटीबॉडी की सहायता से पहचान के अलग कर लेते हैं। यूजेस प्रोटीन के पहचान करने के लिए, प्रोटीन एक्सप्रेशन की स्टडी करने के लिए, रिसर्च के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स क्या है इसकी स्टडी करने के लिए होता है। ओवरऑल कई बार कहता है 2 मॉलिक्यूलर टेक्निक्स बताइए, तो अगर कोई 2 पूछता है तो आप एलिसा लिख सकते हो, इससे भी हम लोग प्रोटीन का पता लगाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से भी पता लगाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी पता लगाते हैं। तो सोचो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से बार बार पेपर में ही आता है भाई, ठीक। कभी टेक्निक के नाम पे, ठीक, कभी DNA अलग करने के नाम पे, कभी प्रोटीन अलग करने के नाम पे बार बार पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और टेक्निक जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, इसमें भैया हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन को पहचानने के लिए प्रोटीन का जो मास होगा, इसलिए कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसकी तुलना करके बार बार उसकी जानकारी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता है, इसमें क्या करते हैं, जो टिश्यू है, जो ऊतक है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिकाएं जब मिलती हैं उनका ग्रुप होता है, उसे टिश्यू कहते हैं। तो उसके अंदर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की लोकेशन को पता करने के लिए इन एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल टेक्निक कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये पूरी एक यूनिट है भाई, यूनिट नंबर 8 है। इसमें क्या क्या है भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़नी है मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा DNA सीक्वेंसिंग भी ठीक टॉपिक है भाई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, इसे भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर बात करें तो DNA फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है भाई। और उसके अलावा भैया RFLP क्या है, ये सब शॉर्ट में 2-2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एलिसा परीक्षण क्या है, किसके टेस्ट में होता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। तो इस तरीके से मेरे भाई पेपर में ये क्वेश्चन बनते हैं। ये यूनिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 यूनिट आपको करा दिए मेरे भाई, जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, सितंबर तक सब हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ठीक। और जो लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हो, यहीं पर आपको PDF मिल रही है। करना क्या है मेरे भाई, नोट्स बना डालने हैं फटाफट से, और जो हमने इंपॉर्टेंट बताया उस पर लिखते चलिए। अभी यही कोर्स में आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व करवा देंगे, पेपर की PDF दे देंगे, और आप आराम से मेरे भाई देख लेना क्या क्या हुआ है। और हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भैया मोटी मोटी अगर हम लोग बात करें तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो 2026 में मान लीजिए, तो आप पिछला पेपर 25 वाला पेपर, 24 वाला पेपर और 23 वाला पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप पूरा पेपर करके आओगे, मेरी जिम्मेदारी है। और आप जब हम ये सारे 1 शॉट करा दें, हम कहते हैं हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि इन 1 शॉट में भी जो छूटेगा छाटेगा वो हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, मतलब कोर्स के अंदर ही भाई, ठीक। तो घबराना नहीं है। तो भैया आप देखना, फिर पेपर में लाना और बताना भैया आपको कितना आया भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।